तो कैसी चल रही है भाई आप लोग की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी। इस लेक्चर के थ्रू हम लोग मिलके आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को करने वाले हैं चेक थ्रू सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर। बेटा आपको ये सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले इस लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को सीखनी है उस पे मैं फोकस कर देता हूं। आपको सबसे पहले देखना है कि यार पैटर्न क्या है पेपर का, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या है। फिर ऑब्वियस सी बात है आप बोलोगे सर कि ये तो होल सिलेबस से रिलेटेड होगा, सैंपल पेपर है, फुल लेंथ सैंपल पेपर है। सर मैंने तो अभी सिर्फ 6 या 7 चैप्टर किए हैं, तो मैं आपको पूरे सिलेबस के हिसाब से खुद को जज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपने जो भी अभी 6 या 7 या 8 चैप्टर्स अब तक कवर करे हैं, आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। मैं भी उन चैप्टर के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूंगा। और जो बाकी, ऐसा नहीं है कि जो बाकी चैप्टर्स है, मान लो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दिखेंगे जो हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको उसका आइडिया नहीं दूंगा, मैं हिंट हर क्वेश्चन का दूंगा। लेकिन हम लोग जो अपनी प्रिपरेशन अभी तक करी है उस पे ही खुद को जज करेंगे। जैसे मैट्रिसेस का क्वेश्चन दिख गया, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन दिख गया, मान लो आपको कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन दिख गया, तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और देखेंगे कि यार हम लोग बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। उससे हमको पता चलेगा कि हमारी तैयारी सही ट्रैक पे है या नहीं है। उसके बाद बेटा इस वीडियो के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट करने वाला हूं, जिसमें मैं ब्लूप्रिंट बताऊंगा आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि यार वहां पर इस सैंपल पेपर को देख के ना मैं एक आइडिया लगाऊंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेटा हमारे पास जो ऑफिशियल करिकुलम होता है ना, उसमें यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो हम लोग इस सैंपल पेपर की मदद से एक ट्राई करेंगे ब्लूप्रिंट बनाने का। वो ऑफिशियल नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों को उसकी माध्यम से बताना चाहूंगा, ब्लूप्रिंट की मदद से बताना चाहूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछे जाने वाला है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो प्लीज डोंट मिस इट। ठीक है, तो चलो यार कहानी को चालू करते हैं। बातें करते रहेंगे बीच बीच में कि कैसा पेपर है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, आपको कैसा फील हो रहा है। उससे पहले पैटर्न देख लो। आपको पता है कि यार 18 एमसीक्यूज, 2 एजर्शन टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 20 ये आपके 1 मार्कर्स हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपके 5 2 मार्कर्स हैं। उसके बाद आपके 6 3 मार्कर्स हैं। फिर 4 क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्कर्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद बेटा अपना केस बेस, सोर्स बेस, ये सब क्वेश्चंस होंगे। 4 मार्क के 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। और बेटा देखो, अगर मैं बात करूं ना, तो बच्चों को लगता है कि सर मैं स्कोर कहां से निकालूं। तो ऑनेस्टली बोलूं तो यार आपका जो सेक्शन ए है, ये ना काफी स्कोरिंग होता है ना। और यहां पे देखो अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ना खेलने का बहुत स्कोप होता है एग्जामिनर के पास। मान लो अगर मैं आपका क्वेश्चन सेट कर रहा होता ना, तो मैं आपकी इन डेप्थ नॉलेज चेक कर रहा होता सेक्शन ए के अंदर। मैं आपकी प्रेजेंटेशन जो स्किल्स है ना, वो चेक करता ये सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में, कि ये स्टेप्स में कहीं पे मार्क्स तो नहीं खो देगा, अच्छे से ये प्रेजेंट कर पा रहा है अपने आंसर्स को या नहीं कर पा रहा। और जो बेटा सेक्शन ई है, उसमें मैं आप लोगों की थोड़ी सी कैसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। मान लो मैं एक प्रॉब्लम को, मतलब एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट कर लेता हूं, और फिर मैं देखूंगा कि यार ये बच्चा रिलेट करके सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा। तो एज एन एग्जामिनर मैं डिफरेंट सेक्शन से ना ये सब चीजें एक्सपेक्ट करूंगा बच्चों से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये वीडियोस में कोई नहीं बता रहा होगा। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को यहां पे रोक के लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सबका भला होना चाहिए यार। ठीक है, चल तो अब बेटा हम लोग ना क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम लोग पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर्स के होंगे, ताकि हर बच्चा देख पाए। क्योंकि यार मैं अगर यहां पे मान लो आपको वेक्टर 3D से क्वेश्चन करवा दूं या प्रोबेबिलिटी से करवा दूं, उनका हिंट जरूर दूंगा कैसे बनने हैं, क्या होना है, ताकि उन चैप्टर्स की डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी आपको ऑलरेडी पता चल जाए। तो टेंशन मत लेना, एक होलसम वीडियो होने वाला है। चलो भाई, अरे 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 इतना ना घूमो बाबा, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है बेटा, आई होप क्लियर होगी वीडियो, है ना। चलो, तो आपका सिंपल बेटा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए ऑफ ऑर्डर 2 डिफाइंड ऐसे है, देन ए स्क्वायर। तो डिफाइंड कैसे है बेटा, 1 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, i इज इक्वल टू j है तो 0 होगा। तो अगर मैं आपको बेटा मैट्रिक्स बनाने के लिए बोलूं, तो आप सबके सब बहुत 1 मिनट में शायद इसको ऐसे लिख दोगे कि सर 1 है व्हेन i इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये, और सर i इज इक्वल टू j है तो यहां पर 0 हो जाएगा, सिंपल। अब आपको बेटा इसका स्क्वायर करना है, मतलब
अब यार अगर आपने ये वाला प्रॉब्लम पहले किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये, तो आपको पता चलेगा कि इसका डायरेक्टली आंसर आप डी लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लो नहीं किया तो भी यार बहुत खतरनाक कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, आप चुटकियों में 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है इसको पहले इसके साथ लेंगे तो यहां पे आएगा 0 0 1 1, तो मतलब 1 हो जाएगा। फिर 0 1 को आप 1 0 के साथ लोगे तो ये बेटा आपका ये भी 0, ये भी 0। और फिर यहां पे बात करेंगे 1 0 0 1 के साथ, तो देखो ऑपोजिट है, यहां पर भी 0 आएगा। 1 0 1 0, तो यहां पे 1 बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि आपका ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब बेटा देखो मैं आपको ना बहुत सारी चीजें ना सिखाऊंगा भी सही कि कैसे आपको प्रॉब्लम को देख के ना चीजें समझनी है, कैसे एनालाइज करना है पेपर को। सेकंड क्वेश्चन मैंने देखा, यहां पे इंपॉर्टेंट बातें क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट बातें हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से रीड करना। और ऐसे क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बच्चे फंसते हैं इसमें। कैसे क्वेश्चंस में? जहां पे वो बोलेगा कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट या फिर करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो प्लीज पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। यहां पे उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। अब जैसे ही आप नजर घुमाओगे ना, आप गारंटी बेटा हमें सबसे पहले ना फॉल्ट दिखता है, बोलो हाँ या ना। किसी भी इंसान में मेरे को सबसे पहले क्या दिखती है बेटा? कमियां दिखती हैं। तो जो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कमियां निकालनी बहुत इजी होती है। जैसे ही आप देखोगे ना, आपको आपका ऑप्शन डी चमकेगा कि सर ये एकदम वाहियात बात लिखी हुई है, सर ऐसी बात हमने डिस्कस करी ही नहीं है। डायरेक्टली आप आंसर लिखोगे और आगे बढ़ जाओ। चलो क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस इज 9 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। बेटा बहुत सिंपल डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है कैसे लिखा जाता है, इन डिटरमिनेंट फॉर्म। आप उसको 9 से इक्वेट करोगे और आपको वहां से के की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना? आपको वहां से के की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। और बेटा एक चीज का ध्यान रखना यहां पे, जो बच्चे मिस कर देंगे मेरे को लगता है जब आप डिटरमिनेंट लिख रहे होगे, क्योंकि बेटा देखो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपको पता है जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे ना, तो आपको प्लस माइनस 9 दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 9 बच्चों दोनों वैल्यूज लेके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। सिंपल सा कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि बेटा मैंने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा दिया है ना, इस चैनल पे कॉन्टिन्यूटी गया हुआ है, तो आई एम गेसिंग कि आपने ये चैप्टर कवर कर लिया होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, बोला है कि ये फंक्शन जो इस तरीके से डिफाइंड है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो आप बोलोगे चलो सर ठीक है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी का ही तो सवाल है। तो यार देख लेते हैं फंक्शन कैसे डिफाइंड है। बेटा x लेस देन 0 है, तो एक्चुअली f ऑफ x कैसा दिखने वाला है मेरे को? x बाय मॉड x है, तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? -1, तो ये हो जाएगा -k। ठीक है, तो बेटा क्योंकि ये कैसे खुलेगा? एज -x खुलेगा, तो x बाय -x -1 हो जाएगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू -k व्हेन x इज लेस देन 0, एंड यहां पर बेटा 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x लेस देन 0 के लिए, और ये हो गया बेटा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब ये अगर x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको पता है बेटा आपको यहाँ पे लिमिट्स को इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा कहानी लिखनी नहीं है। तो यहां पर आप बोलोगे बेटा k इज इक्वल टू -3 डायरेक्टली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत सिंपल सरल सवाल है, इसे भतेरे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भर रखे हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा अगला वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं जूम कर दूं। आप लोगों ने मतलब मेजॉरिटी जनता ने ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको छोड़ देते हैं। पहले मैंने क्या बोला, हम उन वाली चीजों को देखते हैं जिस मतलब मेजॉरिटी जनता ने जो चैप्टर्स अब तक कवर कर लिए होंगे, क्योंकि वी आर जस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो आपका शायद 60% 70% सिलेबस कवर हुआ होगा। अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिग्री बतानी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की, यहां पे जो दी हुई है। आपको पता है कि यार आप क्या देखते हो? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देख लेते हो बस। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे समझ आ रहा है कि सर ये तो ऐसे ही, मतलब नींद में भी आप मेरे से उठ के पूछोगे ना सर ये क्वेश्चन, कि नींद में भी मेरे को उठा के पूछोगे ये वाला सवाल, तो मैं सीधा देखते ही बोल दूंगा सर इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, बहुत सरल सवाल है बेटा, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, अभी देखो, और मैं एक काम करता हूं, सर्कल कर देता हूं, ताकि इन क्वेश्चंस को हम लोग जब सेकंड राउंड में रिपीट करेंगे। पहले राउंड में हम लोग पहले के जो 6-7 चैप्टर्स हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि उनसे रिलेटेड होंगे, फिर हम लोग सेकंड राउंड में इनके बारे में भी मैं आपको हिंट दूंगा।
और मेरे को मतलब क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल आप समझो और चैप्टर का कौन सा वो पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो तो डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो बेटा देखो ये आपका बहुत ज्यादा आसान चैप्टर एक माना जाता है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग करके आपका एक चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में वैसा कुछ करना होता नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सा सवाल है ताकि आपको आइडिया लग जाए, हिंट लग जाए। तो कॉर्नर पॉइंट्स ये दिए हुए हैं आपको, और ये आपको दिया हुआ है बेटा एक, मतलब एक तरीके से आप मान लो कि यार ये ना एक लीनियर फंक्शन आपको दिया हुआ है, where PQ is greater than 0, the condition on P and Q so that the minimum of Z occurs at these points। तो आप क्या करोगे बेटा, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना इसमें डाल दोगे। क्या करोगे, ये दोनों पॉइंट्स इसमें डाल दोगे, और मिनिमम ऑकर हो रहा है तो बेटा दोनों को ना इक्वेट कर दोगे। जैसे मैं अगर यहां पे बताऊं तो 3,0 डालूंगा तो बेटा ये हो जाएगा आपका 3P, ठीक है, विल बी इक्वल टू, और 1,1 डालोगे तो बेटा P प्लस Q। तो यहां से आपके पास क्या निकल कर आएगा, 2P इज इक्वल टू Q। तो 2P इज इक्वल टू Q कहां दिख रहा है आपको, जल्दी से बता दो। 2P इज इक्वल टू Q है बेटा सेकंड ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर ये सवाल आपको नहीं भी समझ आया तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से आपको जो सवाल पूछा जाएगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग सही करके आओगे, बिकॉज इट्स अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ रोम्बस हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई। अब देखो बेटा अगेन ये शायद वैसा चैप्टर है जो आप लोगों ने नहीं कवर किया होगा। पहले मैं रब कर देता हूं ये सारी चीजें, ठीक है, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, जो आपने नहीं किया होगा। लेकिन ये ना बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा और आपने बेसिक वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है ना, जो आप लोग फिजिक्स के लिए भी पढ़ते हो, तो भी आप ये क्वेश्चन ना बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो एक रोम्बस है जिसकी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती हैं ई पे, एंड ई ए वेक्टर, ई बी वेक्टर, ई सी वेक्टर, ई डी वेक्टर। तो देखो यार अगर मैं ऐसा एक रोम्बस बनाऊं, ध्यान से देखना, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं ऐसे ए बी सी डी, और इसकी डायगोनल्स बेटा हम कहां इंटरसेक्ट हो रही है, ई पे। तो अब देखो बेटा ई ए वेक्टर, ई सी वेक्टर, मेरे को एक बात बताओ, ई ए वेक्टर और ई सी वेक्टर क्या ऑपोजिट वेक्टर्स हैं अगर इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो? सिमिलरली ई बी वेक्टर और ई डी वेक्टर क्या ऑपोजिट वेक्टर्स हैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या इनका कॉम्पोजिशन आपको जीरो नहीं देगा? तो बस आपको पता चल रहा है कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी बेटा बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आया होगा तो ये समझो कि डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर की। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आता है हमारे सामने इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, और मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आपको मैं बताता हूं इंटीग्रल से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो ऐसे वो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो अब ऐसे प्रॉब्लम्स ना आपको इस सैंपल पेपर में बहुत दिखेंगे, और आपको सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना वो यही होते हैं। देखो आप लोग सबसे पहले देखो लिमिट क्या है, -π to π e की पावर, आपको आई होप दिख रहा होगा यहाँ पे ना cos स्क्वायर x लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बेटा, cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर है sin क्यूब 2n + 1 x dx। तो आप बेटा जब इस फंक्शन में ना x की जगह क्या डालोगे, -x डालोगे। क्या डालोगे बेटा, x की जगह -x डालोगे। तो देखो आपका फंक्शन कैसे, इसको सबसे पहले fx मान लेते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, fx मान लेते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, f of -x निकालेंगे। देखो f of -x जब निकालूंगा क्या होगा, आपको पता है cos स्क्वायर x है, तो cos सिंपल सी बात है, ये तो सेम ही रहने वाला है। फिर अगर यहां पे बात करूं बेटा साइन क्यूब और फिर 2n + 1 x है, तो आपको पता है यार साइन ऑफ -x क्या हो जाता है बेटा, -sin x हो जाता है। तो एक माइनस साइन बाहर निकल जाएगा और बाकी सब चीजें ऐसे ही हो जाएंगी। तो माइनस साइन यहां ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको दोबारा से स्पेस बना के लिख देता हूं। तो एक्चुअली आपको जो मिलेगा ना बेटा, वो आपको इसका ही माइनस बाहर निकल के मिल जाएगा, मतलब माइनस ऑफ f of x, माइनस ऑफ f of x। तो आप खुद देखो आपका f of -x प्लस f of x किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है। बोलो हाँ या ना। बस इस टाइप के इंटीग्रल्स आप लोगों को बहुत करने को मिलेंगे, बहुत देखने को मिलेंगे। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर होने वाला है वो क्या आने वाला है, बी, दैट इज 0। बोलो क्लियर कहानी, बोलो कहानी क्लियर।
चल अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है, चलो ये तो अच्छी क्वेश्चन आ गए, ये तो अपने जान पहचान वाला भैया आ गए, है ना, ये तो सबने किया होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो अब बेटा आपको पता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इफ दिस इज, तो क्या होगा, देखो बेटा ये अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड भी है क्वेश्चन। अगर आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्योंकि अब आपका सिलेबस रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो अगर वो आपको प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ाई है प्रॉपर्टी, जब मैंने डिटर्मिनेंट्स कवर करवाया, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चुटकी लगेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, तो बेटा 0 0 0 और यहां पे देखो ये सारे के सारे क्या हैं, अपोजिट साइन के साथ है, तो एक्चुअली ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है, देखो बेटा अगेन ये आपके लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर से प्रॉब्लम है, और देखो आप लोग ना इसको बिना पढ़े समझ जाओगे, ध्यान से देखना मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहा हूं। द फिजिबल रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द लीनियर कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बाय, तो देखो बेटा ये रीजन है, ठीक है, इस रीजन में हमको कंस्ट्रेंट है कि रहना है। फिर प्रॉब्लम क्या कह रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट टू द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो बेटा आप लोग ये ना लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़कर आए होगे कि रीजन हम लोग कैसे चूज करते हैं, है ना, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो बेटा देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन ये रही, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बेटा ये होना चाहिए, अगर होगा तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये सही कंस्ट्रेंट मेरे को दे रहा है। तो बेटा देखो ओरिजिन से चेक कर लेता हूं मैं, 0,0 डालूंगा, 0,0 डालूंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये वाला रीजन नहीं लेना, ये वाला रीजन लेना, मतलब ये सही है। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y, तो बेटा ओरिजिन डालूंगा तो मेरे को पता है कि मेरी चीज सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन जो कि दिख रहा है एकदम सही है। x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये रहा बेटा, ओरिजिन वाला साइड डालोगे तो देखो गलत हो रहा है, तो मतलब मेरे को चाहिए था ये, लेकिन ओरिजिन डालने से मेरे को पता चल रहा है कि ये सही चीज मेरे को नहीं दे रहा है, गड़बड़ मेरे को पता चल गई, हेंस दिस वुड बी माय करेक्ट आंसर। देखो बिना चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के आप कर पा रहे हो तो खुद सोचो कि चैप्टर कितना इजी होगा, कितना सरल होगा, ठीक है। चलो अभी तक हमने क्या देखा बेटा, अभी तक हमने देखा कि प्रॉब्लम्स बहुत, अगर मैं 10 क्वेश्चन हो गए हैं, शायद ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन हो गए हैं, अगर अभी तक का निचोड़ निकाले पेपर का, तो आप लोग बोलोगे कि सर प्रॉब्लम्स बहुत इजी हैं। सबसे पहले तो जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत इजी लग रही हैं, उसके अलावा सर आपने इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम दिखाया, लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम दिखाया, तो ये चैप्टर्स हमको इजी लग रहे हैं। और इंटीग्रेशन में स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, और आपकी डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको आप प्लीज नोट करके लिख लेना, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो बेटा एक वेक्टर की प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, लेकिन बहुत ईजी है बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। एक बार इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो माहे नी मेरी है, चलो भाई मजा आ रहा है। एक वेक्टर ये दिया हुआ है बेटा, दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, देखो ये भी एकदम ना 11th क्लास की बेसिक प्रॉब्लम है। अगर आप बेसिक वेक्टर पढ़ के आए होगे ना मैथमेटिक्स में, अगर आपने बेसिक वेक्टर पढ़ा होगा फिजिक्स के लिए, तो बेटा आप लोग तब भी इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हो। देखो आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो बहुत सिंपल सी चीज है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ए डॉट बी कर दोगे। क्या करोगे, ध्यान से देखना, ए डॉट बी, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता होगा क्योंकि 11th में सीखा होगा, ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ा है फिर भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हर बच्चे को आता होगा। इसको थोड़ा सा यार और ना वो कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है कहानी। चलो तो बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, आई जे है, जे के है, ध्यान रखना, तो बेटा आपको यहां से मिलेगा 6 या 18, ठीक है, तो आपका डॉट प्रोडक्ट रुकेगा 18। अब इसको डिवाइड करो बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से, ठीक है, तो 3 4 तो 5 मिलेगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25, और फिर आपको बी वेक्टर आगे रख देना है।
तो देखो कहां दिख रहा है 18/25, पी ऑप्शन में दिख रहा है 3j + 4k। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, आंसर हो गया अभी। क्लियर? बहुत बेसिक सा सवाल है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना अभी तक तो भी आप इससे रिलेट कर पा रहे होगे कि सर ये बहुत सरासर इजी सवाल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। गिवन दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है, तो आपको इस एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट निकालना है। आपको ये चीज पता होगी बेटा, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। डिटरमिनेंट जब मेरे को निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ a का, तो किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट a की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। याद है? वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? आप लोग बोलोगे सर 2a का डिटरमिनेंट, और फिर यहां पे सर ऑर्डर 3 है तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब बेटा देखो, अगर मेरे को इस 2 को बाहर निकालना डिटरमिनेंट के, ध्यान रखना मैंने आपको पहले भी बताया था, जब डिटरमिनेंट आगे चला जाता है ना तो मैट्रिक्स में तो जैसे आप लोग एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में हर रो वाइज और हर कॉलम वाइज अलग निकलता है। तो जैसे ये 2 जो है ना हर एक एलिमेंट से चिपका होगा, तो जब ये डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो ये तीनों की तीनों रोज से अलग अलग बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 का क्यूब, और फिर यहां पे आप लिखोगे डिटरमिनेंट a, ठीक है, और फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा? होल का स्क्वायर है ना, ठीक है। तो अब बेटा देखो, ये तो 2 की पावर 6 हो गया, और डिटरमिनेंट a किसके बराबर दिया हुआ है? -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो बेसिकली 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 8 कहां दिख रहा है? हो गलत तो नहीं करा, कुछ कैलकुलेशन नहीं करा बेटा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल बेसिक सा प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें बच्चा साइन वगैरह में गड़बड़ी कर दे तो उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम कोई भी बच्चा गलत करके आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है? चलो रब कर देते हैं इसको और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू द 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर दिस। अब देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप लोग बोलोगे सर हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, मैं जो समझाऊं वो ध्यान से समझना। If the events of their solving the problem are independent, then the probability that the problem will be solved. बेटा प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। मैं बोल दूं कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, सबसे पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। आप बोलोगे सर ठीक है, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। अब बेटा देखो, चांसेस ये हैं सॉल्व करने के, तो अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तीनों से, तो आप बोलोगे सर 1 - 1/2 मतलब 1/2, 1 - 1/3 मतलब 2/3, और 1 - 1/4 मतलब सर 3/4। तो जो जो कट रहा है बेटा उसको काट दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1/4, 1/4 मेरे को पता चल रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि सर नहीं सॉल्व होगी प्रॉब्लम। तो बेटा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। कहां दिख रहा है भाई? ऑप्शन डी में दिख रहा है। मारा और आगे बढ़ा। जब आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ लोगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है और बहुत इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने क्या किया, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, तो हमने पहले भाई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी मतलब प्रोबेबिलिटी बार निकाल लिया। ठीक है, फिर वहां से हमने देखा कि यार अब ऑब्वियस सी बात है टोटल प्रोबेबिलिटी 1, तो उसमें से माइनस कर देते हैं, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अब अगेन बेटा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये देखते ही ना जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे आपको एक चीज चमकेगी। क्या चमकेगी? कि सर ये तो ना थोड़ा dx/y, देखो ये वाला एक फॉर्मेट होता है, इस पे प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है, बहुत प्रॉब्लम पूछी जाती है इस पे, और बोर्ड एग्जाम्स में तो ये भर भर के पूछा जाता है। तो आप जब बेटा इसको डिवाइड कर दोगे ना y² से, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, y/dx - x/dy डिवाइडेड बाय y²। अब आप लोग थोड़ा तो इतना 11th में भी डिफरेंशिएशन करके आए हो कि आपको ना थोड़ी सी फील आएगी कि सर यहाँ पे ना, यहाँ पे और कुछ नहीं है सर, ये इस तरीके से लग रहा है कि सर आपने ना u/v फॉर्मेट का कुछ लगाया है। बोलो हाँ है ना, u/v फॉर्मेट का लगाया। और आप जब बेटा इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप डायरेक्टली देखोगे ये और कुछ भी नहीं है बेटा, dx/y है।
अब dx बाय वाई इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा यहां से अब तो बच्चा बच्चा बता सकता है कि सर और कुछ नहीं करना आपको दिख रहा है यहां पर, अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू सी एक्स वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि मेरे को x बाय वाई कॉन्स्टेंट चाहिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी एक्स मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच टू, अब बेटा देखो परपेंडिकुलर है ना, तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालो और उसको 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट निकालो और आप 0 से इक्वेट कर दो बस। बोलो कहानी समझ आ रही है? कहानी समझ आ रही है बेटा? चलो, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बेटा? देखो ओरली कर देंगे, 6 माइनस लैम्डा प्लस 2, तो 6 प्लस 2 हो गए बेटा 8, और फिर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी बेटा, सिंपल। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगले पे चलते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इज। तो बेटा देखो आप यहां पे ना इमेजिन कर सकते हो, आपको पता है जहां पर भी शार्प कट आएगा वहां पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो x प्लस मॉड ऑफ x है, तो बेटा अगर मैं इसको मतलब नेगेटिव डोमेन में लूंगा, x लेस देन 0 में लूंगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा बेटा उसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जब x लेस देन 0 है तो y इज इक्वल टू 0, मतलब ग्राफ ऐसे चलेगा। कोई और पेन ले लेता हूं, ग्राफ बेटा इसका ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर आप जब x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 वैल्यू आएगी, और फिर x ग्रेटर देन 0 डालोगे तो x प्लस एक्स 2x चला जाएगा, 2x का ऐसा। तो बेटा देखो ये शार्प कट है ना, तो हाँ ये वाला पॉइंट है जहां पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन करी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस इन्फिनिटी तो 0, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शार्प अगर आपको शार्प टर्न दिख जाए तो आप वहां पे बोलते हो कि बेटा यहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो अगेन आपका आ गया बेटा वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। चलो इन सबको रब कर देते हैं। अब बेटा देखो डायरेक्शन कोसाइंस अगर मान लो ए बी सी है ना, तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे उसने मेरे को डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं एक लाइन के 1/c 1/c 1/c। तो अब आपको पता है यहां से एक कंडीशन लग सकती है 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/c, दैट मीन्स 3 इंटू 1/c स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू 1। तो यहां से आप c की वैल्यू निकाल लो यार, c स्क्वायर जब आपका 3 आ रहा है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस √3। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। अब मेरे को जल्दी से बता दो किन किन बच्चों को अभी तक की 18 प्रॉब्लम्स बहुत इजी लगी हैं। चार्ट में लिख देना, कमेंट में लिख देना, है ना? जब बाद में देखोगे तो कमेंट करके बताना कि सर ऑब्जेक्टिव तो ऐसा लग रहा था कि भाई अगर ऐसा पेपर आ जाएगा ना तो सर फोड़ के आ जाऊंगा, पक्की बात है। ठीक है, बहुत सरल है बेटा, बहुत इजी चीजें हैं। अब आते हैं बेटा एजर्शन रीजन पे, है ना? एजर्शन रीजन पे आते हैं। आप जिन भी क्वेश्चन से अभी रिलेट कर पा रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ा है, जैसी भी प्रिपरेशन है, उसके हिसाब से भी आपको ये पेपर बहुत इजी लग रहा होगा, आई एम श्योर। चल अभी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आने वाली है, उसमें तो और मजा आएगा। तो क्या दिया हुआ है बेटा? पहला एजर्शन रीजन क्या कह रहा है? लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 6 सच दैट, उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है हमको, डेरिवेटिव दिया हुआ है। देन एजर्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं रीजन में हमको क्या बोला है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब यही, is less than 0 for all x belongs to a minus h a, and d by dx f of x greater than 0 for all x belongs to a plus h, where h is an infinitely small positive quantity, then f of x has a minimum at। बेटा एकदम डेफिनेशन लिख दी है, बुक की डेफिनेशन लिख दी है, और आप जब मतलब आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे तो आपको पता है यही वो डेफिनेशन है जिससे आप बहुत इजीली बोलते हो कि सर यहाँ पे मेरा x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा? मिनिमा होगा। तो एकदम सही बात है बेटा, ये आपका एजर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन में एग्जैक्ट बुक की स्टेटमेंट लिखी हुई है, एग्जैक्ट बुक की स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अब बेटा यहां पे ना ध्यान रखना, एजर्शन रीजन में आपको टिप दे रहा हूं, प्लीज आप लोग ना बहुत अच्छे से ऑप्शंस को रीड करना। कभी कभी ये ना ऑप्शंस को क्या करता है? स्विच कर देता है। हमारे दिमाग में रहता है कि सर ए ऑप्शन वही था कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए हमारे दिमाग में टिक जाता है, ये फिर बी टिक जाता है कि नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सी ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बी इज ट्रू।
तो प्लीज एक बार ये ऑप्शंस को अगर वो सफल कर देना तो फंसना मत। तो इसलिए ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना। हमको पता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हेंस द आंसर वुड बी ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े। अच्छा खत्म हो गया ये, आते हैं यहां पे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे। इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा। और बेटा इतने सरल सवाल है ना, बहुत बेसिक सवाल है, तो अगर आप बेसिक्स पे फोकस करोगे ना और इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कर लोगे तो बेटा आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हो। आई कैन गारंटी यू दिस। चलो द रिलेशन, अब बेटा रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है। आई एक्सपेक्ट कि ये आपको मेरे को बताने की जरूरत भी ना पड़े कि कैसे करना है, आप यूं कर ले वाला क्वेश्चन। 1 2 3 4 XYZP डिफाइंड बाय दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है 1 1 प्लस ऑन 2। तो आप खुद देख रहे हो बेटा 1 2 3 4 में उसने 4 को तो छोड़ ही दिया है, तो बेटा इसको बाइजेक्टिव फंक्शन तो छोड़ो, ये फंक्शन ही नहीं है। तो ये तो आपकी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। अब बेटा देखो, अब अगेन अ टिप, अगर आपको एक भी स्टेटमेंट डायरेक्टली चमक जाए गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट आप चेक भी नहीं करोगे ना, तो भी आपका टाइम बचेगा, क्योंकि इट हैज टू बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। एक सही एक गलत, यही तो ऑप्शन में है ना मेरे पास। तो फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं फंक्शन 1 2 3 4 सच दैट दिस इज 1 1। तो हाँ बेटा देखो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, 1 का x से, 2 का y से, 3 का z से, एकदम सही है। 1 1 फंक्शन है ये, लेकिन क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ये आप मेरे को कमेंट में करके बताओगे। तो आपका रीजन सही है, तो यहां पे मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। चलो बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिख रही है आपको आपके फेवरेट चैप्टर ITF की, ठीक है, बना लेते हैं। तो यार देखो, ये वाली प्रॉब्लम तो मैंने क्लास में तुम लोगों को कराई हुई है ना, ये वाली प्रॉब्लम तो मैंने तुमको क्लास में कराई हुई है, और ये बोला भी हुआ है स्टार मार्क करके कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। डोमेन पे कंस्ट्रेंट लगाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, हम ऊपर वाला कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो यार सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। cos 33 पाई बाय 5 है, तो बेटा अगर आप इसको लिखोगे तो देखो सबसे पास इसके 30 है, तो ये 5 6 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। ठीक है, अब 11th की ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और आपको पता है ये किसके बराबर हो जाएगा? cos ऑफ 3 पाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, cos ऑफ 3 पाई बाय 5 हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे आप, बहुत सिंपल सी बात है, इसको ना थोड़ा सा एक्यूट एंगल में चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे? cos ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो आप, दिस इज नथिंग बट पाई माइनस 2 पाई बाय 5। तो अब बेटा देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी है, तो cos ऑफ 2 पाई बाय 5 विद माइनस साइन हो जाएगा, है ना। एकदम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ कि आपको इजी लगे, वरना तो मैं झट 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 करके कर देता, इतना आसानी से एक्सप्लेन करा रहा हूँ। अब बेटा देखो यहाँ पे cos है, बाहर साइन इनवर्स है, इसको साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, ये एक्यूट एंगल बन चुका है। तो आपको पता है साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बस यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कर देते हैं, पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 5। इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो 10 मेरा एलसीएम आएगा, माइनस ऑफ साइन 10 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 पाई माइनस 4 पाई, तो पाई बाय 10। तो बेटा देखो जब इसके अंदर रखोगे इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा सिंपल सा माइनस पाई बाय 10। एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लेना बस यार, ठीक है, मेरे हिसाब से सही होगा, माइनस पाई बाय 10 इसका उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग जा रहे हैं। चलो भाई कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रही है भाई हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम? फाइंड द इंटरवल, अरे 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 वाह वाह वाह, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन r to r डिफाइंड बाय दिस इज इंक्रीजिंग। तो बेटा कुछ नहीं करना यार, मतलब इतना सरल सवाल है। अगर इतनी इजी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आई ना बेटा, तो आप लोग जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ आपको, आप ना खुश नसीब समझना, क्योंकि बहुत इजी है। देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, अरे ये क्या हुआ, ओहो चलो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो किसके बराबर आएगा? आप लोग बोलोगे सर एक्स को पहले छोड़ दो, फिर तो ये यही हो जाएगा, ठीक है, प्लस सर फिर e की पावर x को छोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका क्या? ऐसा, तो ये e की पावर x x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, e की पावर x x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो बेटा फाइंड द इंटरवल्स, आपको वो इंटरवल बताना है जिसमें क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जिसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब बेटा देखो आपको ना यहां से हिंट मिल रहा है, अगर आप यहां पे x की वैल्यू
अगर आप यहां पे बेटा x की वैल्यू -1 से बड़ी रखोगे तो मेरे को बताओ ये पॉजिटिव, आपका जो f डैश x आ जाएगा बेटा यहां से, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा? बोलो, मतलब -1 वैल्यू इंक्लूडेड है तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं x को -1 से इंफिनिटी तक कुछ भी रखूं तो क्या मेरा f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा? तो बस आपको पता है यही आपकी क्या है, कंडीशन है इंक्रीजिंग फंक्शन होने की। हेंस आपको पता चल गया रिक्वायर्ड इंटरवल वेयर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इज -1 टू इंफिनिटी। क्लियर? अगर ये नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम है और बहुत इजी चैप्टर है। वैसे बच्चे फालतू के लिए खामखा डरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। If f of x is equal to 1 by 4x square plus 2x plus 1 x belongs to R, then the maximum value। देखो बेटा अगेन मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात समझनी ये है कि यहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है और डिनोमिनेटर में एक ना पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देख लूं ना तो ऑटोमेटिकली मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब बेटा अगर मैं ये प्रॉब्लम एक 10वीं के बच्चे को दिखाऊं ना तो शायद वो भी कर दे, मतलब इतना इजी सवाल है। 10वीं के बच्चे भी ना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि सर अगर हमारा देखो यहां पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप है ना, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। मिनिमम वैल्यू बेटा ये है, आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, क्लास 10th के बच्चे को भी पता है कि सर ये -b/2a -d/4a होता है। तो एक्चुअली इसकी जो मिनिमम वैल्यू है पता है कहां पे, -b/2a पे ऑकर करेगी। -b मतलब -2/8, दैट मींस x इज इक्वल टू, जब इसमें आप -1/4 डाल दोगे ना तो आपको आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। मतलब क्लास 10th का बच्चा इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकता था। आपने कैसे करना है मैं उसके बारे में बता देता हूं। आप कुछ नहीं करोगे बेटा, आप डेरिवेटिव्स को यूज करोगे और इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, वो भी अलाउड है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को जो स्ट्राइक करेगा मेथड, आप लोग क्या करोगे, इसका पहले f डैश x निकालोगे तो हो जाएगा आपके पास 8x प्लस 2। ठीक है, 8x प्लस 2। अब आप यहां पे इसको क्या करते हो बेटा, 0 से इक्वेट करते हो, पता है आपको, है ना। तो यहां से आपके पास x इज इक्वल टू -1/4 आएगा। फिर आप चेक करोगे -1/4 पे आपको मिलने क्या वाला, देखो -1/4 ही आया था ना मेरा भी। ठीक है, तो मैंने तो सिंपल सरल से आपको तरीका बता दिया था, लेकिन एक्चुअल अप्रोच ये है जो आप ज्यादातर बच्चों को स्ट्राइक करेगा। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे f डैश x निकालोगे, किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर, विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस x इज इक्वल टू -1/4 पे आपको क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है। अगर इसको मिनिमम करोगे तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। अब देखो बेटा, मिनिमम के लिए -1/4 जब इसमें मैं डालूंगा तो देखो निकाल भी देता हूं, आंसर भी निकाल देता हूं, 4 इंटू 1/16 दैट इज 4/16। फिर आएगा बेटा -2/4 दैट इज -1/2 प्लस 1। तो ये 4/16 इज नथिंग बट 1/4, 1/4 प्लस 1 इज 5/4, 5/4 माइनस 2/4, तो दिस कम्स आउट टू बी 3/4, 3/4। तो अब बेटा आपको इसको ही क्या करना है, रख देना है, तो ये नीचे वाला मिनिमम तो ये हो जाएगा 4/3, तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 4/3। क्वेश्चन खलास। चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हैं यार, इतना सरल सवाल है। चलो अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। बेटा अगेन आपको याद है, मैंने आपको बताया था यार, इंटीग्रेशन में ना आपके ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पे बेस्ड ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पूछी जाती है। आप खुद ही यहाँ पे एनालाइज करो, अगर यहाँ पे आप x की जगह -x डाल दो तो क्या होगा, आप खुद ही एनालाइज करो एक बारी, 30 सेकंड आपको दे रहा हूं कि अगर आप x की जगह -x डाल दोगे तो क्या होगा, मुझे बताओ। सांवली सी रात हो, खामोशी का साथ हो। आप लोग बोलोगे सर ठीक है हमने सोच लिया, x की जगह -x डालेंगे तो सर ये और कुछ नहीं होगा, फंक्शन की बात कर रहा हूं अभी, भूल जाओ, है ना, इंटीग्रल्स को भूल जाओ बाहर के। तो ये हो जाएगा सर 2 + x डिवाइडेड बाय 2 - x। ठीक है, अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जो ये है क्या इसका ये नेगेटिव नहीं है, तो क्या एक्चुअली f ऑफ -x आपका -f(x) नहीं हो गया। तो आपको दोबारा से पता चल गया ऐसे फंक्शंस को ही क्या बोला जाता है बेटा, ऑड फंक्शन। तो f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो आपने ये डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज दिस इज इक्वल टू 0।
दिस इज इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ हो भाई, ऐसा सवाल आ जाए ना, मतलब मेरे टाइम पे ऐसे सवाल आते ना, मैं तो मतलब क्या खुशी हो जाता है यार। सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट्स है या नहीं है। चलो देख लेते हैं। तो अब बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' निकालते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3x² + 1। अब क्या ये कभी भी, ये फंक्शन कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है, यही हमको फाइंड आउट करना है। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, x² है तो दिस कैन बी मिनिमम 0। ठीक है, मान लो 0 हो भी जाता है, x की वैल्यू 0 भी रखते हो आप, तो ये 0 लेकिन साइड में 1 है, इसको 0 से ऊपर ले जाने के लिए, तो दिस विल नेवर बी इक्वल टू 0। हेंस आपको पता चल गया कि इसके कोई क्रिटिकल पॉइंट्स है ही नहीं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो कैसे हम लोग चुटकी चुटकी बजाते बजाते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा और फिर आगे चलते हैं। डन कहानी। चलो फाइंड, दोबारा बेटा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा टिपिकल कन्वेंशनल इंटीग्रेशन है। आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना इस क्वेश्चन की कि आपको एंड तक ही सारी की सारी चीजें दिमाग में छप जाएंगी। कुछ नहीं करना यार, x² को t पुट करना है बस। x² को t पुट करके आप जो आगे चीजें करते हो वो करोगे और फिर आपको इसका आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, बस तरीके बता दूंगा। ठीक है, कि आपको x² को t पुट करना है। चलो, द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम रियल नंबर। तो आपको बताना है कि ये दिया हुआ है, फिर उसने पार्ट वाइज बना के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। बेटा सिंपल सी बात बताओ, k इफ दिस दिस दिस, तो आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बेटा सबसे पहले तो इन सब का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वहीं से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k + 2k + 3k, 6k इज इक्वल टू 1, हेंस k इज इक्वल टू 1/6। पहला सवाल तो यहीं पे ही खत्म हो गया। फाइंड x लेस देन 2 पे आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेटा x लेस देन 2 इक्वल टू नहीं है, तो मतलब ये दोनों केस मेरे को लेने हैं, k + 2k, दैट मीन्स 3k किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 1/6, दैट इज 1/2। तो सेकंड का आंसर ये आ गया। इतने सरल सवाल हैं बेटा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े बेटा। यहां पे कहा हूं मैं, भाई हमने काफी बढ़िया तरीके से पेपर को सॉल्व कर लिया यार। मेरे को लगा था 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। एक तो क्लास के बीच में इतने फोन बजते हैं ना, मना भी करो तब भी फोन करते रहते हैं लोग। चलो अब बेटा ग्रेटर देन 2 वाला केस है हमारा। ठीक है, अब हमको ग्रेटर देन 2 लेना है। तो देखो ग्रेटर देन 2 में क्या था, कहाँ चले गए, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा बेटा इसको मेरे को, है ना, और इसको मैं ऐसे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको ग्रेटर देन 2 वाले केस पे देखना है बेटा। ओ ओ ओ ओ ओ भैया, अरे मोरी मैया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब आप पिछले वाले में कहाँ थे बेटा, यहाँ थे। अब ग्रेटर देन 2 वाले में देखना, तो बेटा दिख रहा है 0 है यार, 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन बेटा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, और ऐसी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स हमने बहुत करी हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स करोगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सवाल है। अब देखो बेटा, ये भी एक बहुत टिपिकल कन्वेंशनल सवाल है। अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो आपको √x को रिप्लेस करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो x की पावर 1/2 चाहिए, तो भाई x की पावर 1/2 जनरेट होगी x की पावर 3/2 से। तो x की पावर 3/2 आप t के बराबर पुट कर दो, आपको इसका फटाफट से आंसर आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन, इसके और वाले पार्ट की बात करूं, अगेन ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है बेटा, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी कि आपका जो f(x), अगर मैं बात करूं f(a - x dx), अरे डबल क्यों कर दिया मैंने। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी।
बस इसी को हमको यहाँ पे यूज करना है और हमको हमारा आंसर इसमें बेटा मिल जाएगा। क्लियर है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा देखो ये दोबारा जो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था ना, जिसे मैंने बताया था डी ऑफ एक्स बाय वाई, उसी पे ही बेस्ड ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखो मैं तरीका बता देता हूँ आपको। आप इस प्रॉब्लम को भी काफी तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखो e की पावर एक्स बाय वाई यहाँ पर भी है, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। e की पावर एक्स बाय वाई यहाँ पर भी है बेटा, इस वाले में भी, और आपको राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है। तो e की पावर एक्स बाय वाई को जब मैं कंबाइन करूंगा तो आपको मिलेगा क्या, देखो इस टाइप का कुछ मिलेगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, तो यहां पर हो जाएगा बेटा वाई डी एक्स माइनस हो जाएगा बेटा एक्स डी वाई, ठीक है। और किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर डी वाई के बराबर, वाई स्क्वायर डी वाई के बराबर। अब बेटा देखो जब आप वाई स्क्वायर को नीचे ले आओगे ना जब आप वाई स्क्वायर को नीचे ले आओगे तो देखो आपको ना दोबारा सेम चीज दिखने लगेगी जो आपने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे साथ मिलके सीखी थी, ठीक है। वाई स्क्वायर को जब आप नीचे ले आओगे तो एक काम कर रहा हूं मैं, इसको यहां से हटा दे रहा हूं और यहां पे डाल दे रहा हूं dy और यहाँ पे बेटा वाई स्क्वायर। तो अगेन देखो आपको सेम फॉर्मेट की चीज मिल गई और बाहर भी देखो e की पावर x बाय वाई है। तो आपको इससे मतलब यहां से आप सीधा आंसर तक लिख सकते हो यार, सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका। अब यहां से e की पावर x बाय वाई, तो यहां से बेटा जब आप देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, d ऑफ x बाय वाई है। तो यहां से ये बन जाएगा मेरा e की पावर x बाय वाई इज इक्वल टू वाई और फिर एक c जोड़ देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारा, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो देखो बेटा दोबारा से आपको पता है, मैंने बोला था ये चैप्टर बहुत सरल है, इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत स्कोरिंग होंगे। तो आपको यहां पर सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है बस, और आराम से पेशेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको बेटा देखो इसको मिनिमाइज करना है, ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ना ये लाइंस बनाओगे और कॉर्नर पॉइंट्स को निकालोगे, मतलब सॉल्व करके इन लाइंस को कॉर्नर पॉइंट्स को निकालते हैं और फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें डाल के देखूंगा कहां पे मेरा मिनिमा आ रहा है, वो मेरा मिनिमम हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, बहुत इजी सवाल है ये। अगले सवाल पे चलते हैं, a प्लस बी एक्स, और ये तो बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है यार, ठीक है। a प्लस बी एक्स e की पावर y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड प्रूव दैट दिस। तो बेटा देखो डबल डिफरेंशिएटर तक जाना है ना, तो दो बारी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन तरीके से करना पड़ेगा। तो अगर मैं बेटा राइट साइड पे लिख दूं x, इसको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, इसके नीचे, तो x और ये अगर मैं लिख दूं तो y बाय एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका log e, और अंदर आ जाएगा x बटा a प्लस बी एक्स। ठीक है, सबसे पहले बताओ यहां तक चीज समझ गए? कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ साइड चेंज करी है और कुछ भी नहीं किया है। क्लियर कहानी? गले की बैंड बज गई है यार। बस बेटा आप कुछ नहीं करना, आप क्या करो यार, आपको पता है log a बाई बी log a माइनस log b होता है, और फिर डिफरेंशिएट करना चालू कर दो। दो बारी डिफरेंशिएट करोगे ना, और थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, करते हुए पेशेंट रहना, आई एम श्योर आप यहां तक पक्का पहुंच जाओगे। ठीक है, आई एम श्योर आप यहां तक पक्का पहुंच जाओगे। चल आगे बढ़ते हैं। मेका अब बेटा ये किसका सवाल है, यूजिंग द मेथड, अच्छा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का सवाल आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन, मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन, ध्यान से देखना बेटा, मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन एक्स वाई, और ये रहा बेटा y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 0 से बड़ा रखना है, और x प्लस 1, और ये 0 से 2x लिमिट है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखो मैं आपको एरिया बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इस टाइप की प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग प्लॉट कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो बेटा देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, इनका ना इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 1।
तो आपका हो जाएगा बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1, तो 0 और 1 पे ये दोनों के दोनों मतलब दो जगह इसकी इंटरसेक्शन होगी इसके साथ। तो ये लाइन बेटा कुछ ऐसे जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये लाइन ना कुछ ऐसे जाएगी। देखो अगर हम बात करूं तो ठीक है, ये लाइन ना कुछ ऐसे जाएगी। अब आपको देखना है, ये आपको पॉइंट्स पता चल गए कि एक तो बेटा x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 1 पे काटापीटी कर रही है, और आपको पता है देखो बेटा सबकी सब वैल्यू 0 से ऊपर रखनी है क्योंकि ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, और दूसरा ये कंस्ट्रेंट है 0 से लेके 2 तक। तो x की वैल्यू जब 2 यहां पर होगी तो बेटा देखो ये हो गया आपका 1 वाला पॉइंट, ये हो गया 2 पॉइंट। अब बहुत सिंपल सी कहानी है, आपको एरिया निकालना है अंडर दिस रीजन। तो आप क्या करोगे, आप ये वाला फंक्शन पकड़ लोगे, पेन चेंज कर देता हूं, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 पकड़ लोगे, किसमें 0 से 1 की रेंज में, है ना। पेन ढंग से दिख नहीं रहा है, ज्यादा ब्राइट हो गया है, इसको ले लेता हूं। ये मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 में, और बेटा फिर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2 में, और हमको आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी, मतलब बोर्ड के लेवल के हिसाब से भी बहुत सरल सवाल है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको बोला था बेटा कि आपका जो रिलेशंस एंड फंक्शंस हैं उसमें 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये चीजें ऐसी हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और देखो वही आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आपका जो ये वाला सवाल है नंबर 33, वो इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही बेस्ड है, और नीचे वाला सवाल 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्शन पे बेस्ड है। तो आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते होंगे तो आप रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन बना लोगे। तो आपको जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है बेटा इन्हीं टाइप के प्रॉब्लम्स की करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो इस प्रॉब्लम को एक बार हम लोग मिलके देखते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। Let M be a set of all natural numbers and R be a relation on n cross n defined by this so that R is an equivalence relation on n cross n and also find the equivalence class। चलो ये तो सब चीजें कर लेंगे हम लोग। देखो यार, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब टाइप प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लो कि सेट ऑफ ऑल नंबर्स एंड आर बी आर रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाय, ये कौन कौन से पेन चूज हो जाते हैं, मैं तो रेड पेन चूज कर रहा था भाई। डिफाइंड बाय ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, इट इंप्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। मतलब अच्छा ये एक्सट्रीम वाला केस, मतलब रेशो वाला केस है भाई, ये तो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ऑल ए बी सी डी सो दैट। चलो तो सबसे पहले बेटा हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए मान लो कि इसमें कोई आपका ए बी करके पेयर है, तो ए बी क्या खुद से रिलेट किया जा सकता है। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है। अगर मैं रख दूं बेटा तो आप लोगों को ये चीज दिख रही है क्या, अगर मैं यहाँ पर भी ए बी रख दूं रिलेटेड टू ए बी, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ए डी बी सी मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो आपकी मल्टीप्लीकेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, तो दिस इज ट्रू। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब आते हैं बेटा सिमेट्रिक। बोलो बेटा, मैंने ए बी ले लिया और फिर मैंने ले लिया सी डी कुछ, तो अब मेरे को सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना बेटा, तो फिर ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, इट इंप्लाइज दिस इज ट्रू, दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी इज ट्रू। अब बेटा मेरे को इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को इसको उल्टा करना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। तो सी डी रिलेटेड टू ए बी, देखते हैं अगर ऐसा होगा तो बेटा क्या चीज होगी, सी डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी इज इक्वल टू नहीं, सी बी इज इक्वल टू ए डी, सी बी इज इक्वल टू ए डी, यही है बेटा। ये चीज ट्रू है तो ऑब्वियसली बात है ये चीज भी ट्रू है, मतलब हमने इसको सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसको बेटा अगर हम लोग ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे तो मेरे को अब 3 पेयर्स लेने पड़ेंगे, तो फिर आप लोगे ए बी, ठीक है, रिलेटेड टू बी सी, फिर बी सी रिलेटेड टू सी डी करोगे। चलो ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा ना यहाँ पे, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है। ए बी रिलेटेड टू सी डी करेंगे तो आपको पता है कि अगर ये ट्रू है तो बेटा ये ट्रू होगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं, फिर आप लोगे सी डी को ले लो किसी और के साथ, ई एफ के साथ, सेम जो आपका प्रोसेस फॉलो करते हैं वही है। सी डी को ले लेंगे ई एफ के साथ, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब है बेटा सी एफ इज इक्वल टू डी ई।
अब इन दोनों को यूज करके हमको ये प्रूव करना होगा दैट अगर ए बी को मेरे को रिलेट करना हो किससे, ई एफ से, तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो क्या मेरा ये चीज ट्रू है दैट ए एफ इज इक्वल टू बी? बताओ, ए एफ इज इक्वल टू बी ई मैं क्या ट्रू प्रूफ कर पाऊंगा? अगर बेटा ए डी मेरा किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और सी एफ मेरा डी ई के बराबर है, सी एफ मेरा डी ई के बराबर है, तो मेरे को ए और एफ को कंबाइन करना है और बी और ई को कंबाइन करना है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको देखूं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, तो सी, एक काम करो सी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, डी ई बाय एफ, ए डी इज इक्वल टू बी इंटू डी ई बाय एफ। तो देखो डी से डी कट जाएगा, ठीक है, तो यहां से ए एफ आपका बी ई के बराबर आ गया जो आपको चाहिए था। हेंस ये फंक्शन आपका ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। फिर आपको इक्विवेलेंस क्लास बोली हुई है बेटा 2 6 है, 2 6 है, तो आपको दिख रहा है कि यार ये कुछ ना ऐसे टाइप का है कि सर अगर ये मेरा x है तो ये मेरा 3x है। तो आपको पता है आप नॉर्मली अब देखोगे आपको बहुत सारे, अब देखो 2 6 है ना, तो वहां पे मैं रख सकता हूँ एक 3 टाइप का, तो आपका 3x x टाइप का जाएगा, ठीक है, 3x x टाइप का जाएगा। ऐसे टाइप के आप पेयर्स वहां पे लोगे और दिखा दोगे इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिख के। चले भाई आगे चले, आगे चले। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन सबको मैं रब कर देता हूं और फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। क्या सॉल्व करना है भाई? मेरे को लग रहा है ये इक्वेशंस, अच्छा एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है ना। देखो आपको पता है, कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं, कैलकुलेशन आप खुद करोगे सारी की सारी। आई होप दिख रहा है बढ़िया से। थोड़ा सा और इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, डन। थोड़ा सा और इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, डन, ठीक है। और डन भाई, चलो दिख रहा है ना क्लियरली? हाँ बढ़िया है, अब ठीक है, थोड़ा सा सीधा और कर देते हैं। चलो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इसको बेटा सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स। तो आपको पता है यार, अब आप यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हो, तो देखो बेटा 1/x 1/y 1/z आपका वेरिएबल मैट्रिक्स बन जाएगा। 2 3 10 4 -6 5 6 9 20 इससे आप कर लोगे, तो बेटा देखो आपको ना इस टाइप का सिस्टम मिल जाता है, x इज इक्वल टू बी टाइप का, ठीक है, जहां पे आपको पता है एक्स आपका क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स है, ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, बी आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। फिर आप यहां से क्या करते हो, सबसे पहले तो बेटा आप इसका क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये अगर 0 के इक्वल नहीं है दैट मीन्स इनवर्स निकालना पॉसिबल है। फिर मैं क्या करूंगा बेटा, ए इनवर्स निकालूंगा, ठीक है, ए इनवर्स निकालूंगा। ए इनवर्स मेरे को पता है कैसे निकालते हैं, वो सब मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं ए इनवर्स निकाल लूंगा तो फिर मेरे को पता है, मेरे को एक्स जो ये वेरिएबल मैट्रिक्स है वो कैसे मिलता है बेटा, ए इनवर्स बी। बस ए इनवर्स निकालूंगा और फिर बी के साथ उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके मेरे को मेरे वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से जो वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी 1/x 1/y 1/z की मिलेगी, तो आपको रेसिप्रोकल करके आंसर लिखना पड़ेगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 6 3 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। यार देखो बहुत टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारी दे रखी हैं। कुछ नहीं करना होता यार, सबसे पहले तो आप इमेजिन कर लो कि ऐसी एक लाइन है, ये वो पॉइंट है 1 6 3। आपको क्या करना है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, आपकी इमेज कुछ ऐसी फॉर्म हो रही होगी, तो इसको बेटा हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन पे लाई करता हुआ एक आर्बिटरी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, लाइन पे लाई करता हुआ आर्बिटरी पॉइंट ले लेंगे। फिर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से, क्योंकि परपेंडिकुलर है ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से ना वो पॉइंट, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, ये पता लगा लेंगे। और उसके बाद बेटा इमेज के लिए मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करके मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। बहुत सरल सा है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको, क्योंकि बेटा दिया हुआ है पूरा का पूरा लाइन का इक्वेशन, इसकी मदद से याद है ना कैसे एक पॉइंट लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, चलो ये भी बता देता हूं। तो यहाँ पे नहीं है बेटा x - 0 डिवाइडेड बाय इसका 1
ठीक है, विल बी इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 2। अब बेटा देखो मेरा z और 2 सेम दिखता है तो इसको अलग कर देते हैं, तो z ऐसे लिखते हैं -2 डिवाइडेड बाय 3, ये अब किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर ले लो। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप का पॉइंट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे बेटा, 163 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे और फिर डायरेक्शन रेशियोज का यूज करके, और बिकॉज परपेंडिकुलर हैं तो आप लोग डायरेक्शन रेशियोज का यूज करके इस वाले पॉइंट को फिगर आउट कर लोगे। इस वाले पॉइंट को जब फिगर आउट कर लोगे फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इस वाले पॉइंट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, बहुत सरल कहानी है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ आवर सेशन आ रहे हैं। फिर मेरे को ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे, जो भी अभी हमने सीखा उसके रिगार्डिंग, तो उससे आपको पता चलेगा कि यार आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है बच्चों या नहीं चल रही है, और अभी हम लोगों को कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हो तो आप लोग किस तरीके से अब आगे आने वाले टाइम में अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो, उन सब के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। चलो, read the following passage and answer the question given below. In an office, 3 employees, Jayant, Sonia and Oliver, process incoming copies of a certain form. Jayant processes 50% of the forms. ठीक है, मतलब 1/2, और ये हो जाएगा आपका 20/100 मतलब 1/5, और 30% ओलिवर करता है मतलब 3/10। जयंत हैज एन एरर रेट ऑफ दिस। बेटा बहुत टिपिकल सवाल है यार, मतलब इन लोगों ने केस बेस्ड में भी सवाल में कुछ ऐसा कुछ बहुत ज्यादा भयंकर नहीं डाला है। ठीक है, तो सबके एरर रेट दिए हुए हैं और वो कितनी कॉपीज प्रोसेस करते हैं उसकी परसेंटेज दी हुई है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। तो बेटा सोनिया का कहाँ गया बेटा, 20% मतलब 1/5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1/5, और इसका एरर क्या है, सोनिया का एरर क्या है 0.04, तो ये इसका आंसर हो गया। बस इतना सरल सवाल है बेटा, और ये 4 मार्कर है ना, तो आपका पहला पार्ट 1 मार्क का, दूसरा पार्ट 1 मार्क का, तीसरा पार्ट 2 मार्क का, ऐसे कहानी चलती है इसमें। कहानी क्लियर बेटा? चले आगे चले। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। बेटा देखो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है यार, ये 1/2 इंटू 0.06, 1/5 इंटू 0.04, और ये ले लोगे 3/10 इंटू 0.03, इन सबको ऐड कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी तो वही हो जाएगी ना। क्लियर है कहानी? अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं। The manager of the company wants to do a quality check. During inspection, he selects a form at random from the day's output of the processed form. If the form selected at random has an error, find the probability that the form is not processed by Jayant. तो बेटा एक काम करते हैं कि प्रोसेस्ड बाय जयंत निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप सेकंड केस में निकाल चुके हो, तो आपके डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी डाल दोगे। ठीक है, और ऊपर क्या करोगे, जयंत का केस डाल दोगे। जयंत का केस क्या था बेटा, जयंत का केस पहला वाला था तो शायद 50% था, तो 1/2 इंटू एरर उसका क्या था, शायद 0.006 था, है ना, शायद उसका एरर क्या था बेटा 0.06 था, सॉरी। तो ये आपका हो जाएगा कि भाई जो प्रोसेस किया हो, क्या एरर हो और वो प्रोसेस किया हो जयंत ने, तो नॉट प्रोसेस क्या हो जाएगा 1 माइनस दिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे चुटकियों में सवाल खत्म हो रहे हैं बेटा, जेन्युइनली बोल रहा हूं। अगर ऐसा सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया, और मैं कह रहा हूं इसके 10% हायर लेवल का ही पेपर आता है ना, तो भी आप लोग अगर अब से भी तैयारी करना चालू करते हो ना, तो आप लोग 80/80 मार सकते हो बहुत प्यार से। तो आप लोग प्लीज अपने टारगेट छोटा मत रखो कि सर 60 मार्क्स लाने हैं, 70 मार्क्स लाने हैं, 75 मार्क्स लाने हैं। बेटा बहुत ईजी है पेपर, बहुत ज्यादा ईजी है जेन्युइनली पेपर। ठीक है, चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम शायद नेक्स्ट पेज पे ही है ना। अरे 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 अरे, इतना सरल सवाल, हाँ देखा था मैंने ये, है ना। चलो ये वाला पार्ट आप कर लेना खुद ही, मैं इस वाले पे बात करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देते हैं। मतलब यार जो वेक्टर्स की तो प्रॉब्लम है ना, ऐसा लग रहा है कि बच्चा अगर 11th में भी वेक्टर्स पढ़ लेना ढंग से, तो वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये सब बहुत इजीली कर लेगा।
चलो दिख रहा है सभी को। ABC 3 टीम्स है बेटा, टग ऑफ वॉर का गेम खेला जा रहा है और एक मेटल रिंग है जिसको वो खींचने की ट्राई कर रहे हैं इन देयर ओन एरिया, ठीक है। और अब देखो बेटा गेम क्या है कि टीम ए पुल्स विद फोर्स, फोर्स क्या आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ टीम ए। हाय रब्बा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बस। तो भाई मैग्नीट्यूड तो आपको दिख रहा है यार, 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर तो 6 हो जाएगा आपका, 6 किलो न्यूटन। सवाल ही खत्म। विच टीम विल विन द गेम। अब देखो बेटा टीम विल विन द गेम कैसे डिसाइड करोगे, आपको यहां पे बेटा आप कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो आप देख लो कि यार आपको सबसे पहले तो ABC टीम का यहाँ पे दिया हुआ है, अब आप कंबाइन कर लो, जैसे F1 और F3 कंबाइन कर दूंगा, उसको F2 से रिलेट कर दूंगा, ठीक है, उसको F2 से रिलेट कर दूंगा तो वहां से मेरे को पता चल जाएगा कौन सी टीम मेरी यहाँ पे जीतने वाली है। फिर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम। सो बेटा इसका कुछ नहीं करो, तीनों का वेक्टर मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो, काम खत्म आपका, ठीक है। मतलब निहायत ही सरल सवाल है यार, कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। चलो इस वाले प्रॉब्लम को देखते हैं, डेरिवेटिव का प्रॉब्लम दिख रहा है ये। क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू इज एक्सपोजर टू द सनलाइट इज गवर्न्ड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, वेयर x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट फॉर x, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे दी गई है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा प्रॉब्लम पीछे थी, सॉरी। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट with respect to the number of days exposed to the sunlight। तो बेटा this is nothing, मतलब आपको dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकाल लो तो क्या हो जाएगा बेटा dy by dx, या फिर मैं f dax बोलूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस ऑफ, तो ये बेटा आपका x बाय ये हो जाएगा आपका 2x, तो ये हो जाएगा x, कुछ भी नहीं है, 4 माइनस x। क्लियर है कहानी, सरल सवाल था। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है बेटा ये जूम करने में। चलो सिंपल सा सवाल है, जूम कर लेते हैं इसको। अरे टेढ़ा क्यों हो गया भाई तू, ठीक है, इस वाले सवाल को कर लेते हैं। डज द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट 3 days, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days। तो बेटा देखो यहाँ पे आप ना निकाल चुके हो, क्या कहते हैं, dy by dx आप निकाल चुके हो। अब वो आपसे वही पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आप सिंपल सी बात है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दोगे, अरे यार दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, डू टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा, -1 के बराबर आएगा। क्या ये लेस देन 0 है, बोलो हाँ या ना, क्या ये लेस देन 0 है, बोलो हाँ या ना। तो अब बस आपको समझ आ गया कि जो भाई रेट है ग्रोथ का वो क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। और फिर आप मतलब इसमें आपको समझ आ जाएगा इंक्रीज और डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। और फिर आपको पता चल रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days। तो यार अब हाइट निकालनी है तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा x इज इक्वल टू 2 रख दो, है ना, x इज द नंबर ऑफ डेज, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 8 माइनस 1/2 इंटू 4, दैट इज किसके बराबर हो गया है, 2 ही रखना था ना, x इज इक्वल टू 2, सही है, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी बेटा, तो 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाएगी। चलो तो अब बेटा मैं आप लोगों से ना कुछ मुद्दे की बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो हाउ डू यू फील, इसका आंसर मेरे को देना कमेंट्स में, ठीक है। हाउ डू यू फील, क्या आपको लगता है बेटा ये एक ऐसा पेपर था जहां पे आप लोग को ऐसा लगा कि सर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और क्वेश्चंस देख के ऐसा लग रहा है कि यार इतने भयंकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सर मेरे को सेल्फ डाउट हो गया है। ऐसा आपको पक्का नहीं लग रहा होगा। जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं आपसे उसके क्वेश्चन तो फॉर श्योर बने होंगे। जो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, आपने सिर्फ बेसिक बेसिक अभी चीजें सुनी हैं कि सर इंटीग्रेशन ऐसा, कैलकुलस ऐसा, तो आपको पता चल गया होगा कि सर इंटीग्रेशन के भी जो क्वेश्चन आते हैं ना वो फिक्स पैटर्न के आ रहे हैं, है ना। डेरिवेटिव के जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर मैं अच्छे से कर लूंगा तो सर मेरी बात बन जाएगी। ये सब बातें भी आपको समझ आ रही होंगी। तो आप लोग प्लीज मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि इस सैंपल पेपर के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट। और आप कैसे जज करोगे, जो चैप्टर्स आपने अभी तक पढ़ लिए हैं, जो उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, उसके मुताबिक आप ये जज करोगे।
ठीक है। फिर बेटा इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसके बाद ना एक वीडियो में शूट करने वाला हूं जहां पे मैं ब्लूप्रिंट के बारे में बात करूंगा। ब्लूप्रिंट का मतलब किया चैप्टर वाइज वेटेज, ताकि आपको पता चल जाए कि यार कौन से चैप्टर्स ज्यादा मतलब वेटेज, ज्यादा मार्किंग वहां से आएगी, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस वहां से पूछे आएंगे, तो उन चैप्टर्स पे हम लोग ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप, एक तो सेकंड वाली चीज मेरी साइड से है, और पहले वाली चीज जो पहला वाला पॉइंट है वो आप बताओगे कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है सर, कि सैंपल पेपर को सॉल्व भी करके देख लिया, आइडिया भी ले लिया, डिफिकल्टी लेवल भी देख लिया, पैटर्न भी देख लिया, तो क्या आप लोग अगर अभी से तरीके से मेहनत करना चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो, बेटा सितंबर हुआ है, मैं कह रहा हूं 3 महीने ना आग लगा दो, 3 महीने आग लगा दो, इतनी मेहनत कर डालो बेटा कि आप लोगों को खुद लगे कि यार मेरे में इतना पोटेंशियल था। सिर्फ 3 महीने, दैट मीन्स 90 डेज अप्रोक्सीमेटली, 90 डेज अप्रोक्सीमेटली आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं मैथ्स में आपकी नैया पार करा दूंगा। सिर्फ नैया पार नहीं कराऊंगा बेटा, झंडा गाड़ कर आएंगे 80/80 का, दिस इज माय गारंटी। तो कमेंट करके बताना क्या तुम लोग मेरे साथ हो, क्या तुम लोग ये एफर्ट मेरे साथ करना चाहते हो। अगर तुम करना चाहते हो तो तुमको कल से ही दिखेगा, कल से ही दिखेगा कि सर जितने एक्टिव थे उससे अब और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। तुम्हारे लिए बहुत सारी नई नई सीरीज प्लान करूंगा, नए नए टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तुम लोगों को मान लो कि अगर 100% है ना पेपर का लेवल, तो 130-140% की तैयारी करा के भेजूंगा, तो कैसे नहीं आएंगे 80/80। ठीक है बेटा, चलो तो इस सैंपल पेपर की डिस्कशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, आप लोगों को पता चला हो कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस ट्रैक पे चल रही है, सही गलत, और अगर गलत है तो बेटा अब सही करने का टाइम आ गया है, और प्लीज आप लोग अब सीरियस हो जाओ, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर गगन मक्कड़। आई सी यू अगेन इन नेक्स्ट सेशन, और ये ब्लूप्रिंट वाला सेशन जल्दी आएगा, तो स्टे अपडेटेड। जय हिंद।